जिस दिन मनीष सिसोदिया अरेस्ट हुए उसी दिन मनीष सिसोदिया ने कह दिया था कि वो 8-10 महीने के लिए जेल जाने वाले हैं। मनीष सिसोदिया को शायद इस बात का एहसास था कि जिस मामले में वो आरोपी हैं उस मामले की परतें खुलेंगी तो वो आसानी से तो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। वरना कौन आदमी कह के जाता कि मैं 8 महीने नहीं आऊंगा, और वो भी वो आदमी जिसका वकील इधर से उधर कूद रहा हो कि इनको गलत अरेस्ट कर लिया, इनको गलत रिमांड में ले लिया। वो आदमी कह के जा रहा पब्लिक के सामने मैं 8-10 महीने तो अभी कहां ही आ पाऊंगा। तो जो वो कह के गए ठीक वही हो रहा है। दिल्ली में शराब नीति के मामले में सिर्फ सीबीआई ही नहीं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी भी अब जांच कर रही है, और ईडी ने अब मनीष सिसोदिया को शिकंजे में ले लिया। और जब ईडी शिकंजे में लेती है बॉस, तो आसानी से जेल से बाहर आना नामुमकिन हो जाता है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं आपको ये भी समझाऊंगा। ईडी ने कल मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया था, तो आज कोर्ट ने क्या कहा इस मामले में? उन्होंने कहा हमको रिमांड चाहिए। तो कोर्ट में क्या हुआ पहले ये सुनिए। ईडी को मनीष सिसोदिया की 7 दिन की रिमांड मिल गई। सिसोदिया अब 17 मार्च तक ईडी की कस्टडी में रहे। ईडी के पास 7 दिन है, और इन 7 दिनों में ईडी मनीष सिसोदिया से पूछताछ करके जो पता लगाना चाहती है, उसमें ईडी की रिमांड कॉपी जो है वो सारी बातें उसमें लिखी हैं कि उसको पता क्या क्या लगाना है। एक तो ईडी कह रही है, जिसके बिना पर उसको कोर्ट से रिमांड मिली मनीष सिसोदिया की, कि बॉस जो मनी ट्रेल है, भाई उनका आरोप है कि मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी, इन लोगों को पैसा मिला, तो वो पूरा मनी ट्रेल, कहां से पैसा निकला, कहां किसकी जेब में गया, फिर वहां से कहां गया, ये पूरा ट्रेल जो है उसको पता लगाना है। यानी घोटाले की रकम कहां से कहां किसके पास गई ये पता लगाना है। ये पूरा स्कैम कैसे कैसे हुआ उसका तरीका भी जानना है मनीष सिसोदिया से। बाकी लोग जो बोल रहे हैं वो मैच कराना है, और इसके लिए मनीष सिसोदिया को कुछ लोगों के सामने बैठाकर पूछताछ करनी है। ईडी ने दिल्ली सरकार के कुछ अधिकारियों को भी सम्मन किया है, तो उनके सामने मनीष सिसोदिया को बैठाएंगे, पूछेंगे हाँ भाई तुमने ये कहा था, अरे इन्होंने ये तो ये कह रहे हैं, तो वो सामने सामने बात होगी, तो पता चलेगा कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है। मनीष सिसोदिया और इन अफसरों को साथ बैठाकर पूछताछ होगी, और मनीष सिसोदिया के बयानों में जो विरोधाभास बताया जा रहा है उसे लेकर भी पूछताछ होगी। ईडी ने इस मामले में 189 छापेमारी की, और इस दौरान कई डिजिटल और फिजिकल रिकॉर्ड्स सबूत के तौर पर मिले। इन सबूतों को दिखाकर मनीष सिसोदिया से पूछताछ होगी। शराब नीति में और कौन कौन शामिल है, कितनी कंपनियां शामिल हैं, कितनी रिश्वत मिली नहीं मिली, ये सब जो है ईडी को जानना है। तो उन्होंने कहा भाई हमको रिमांड चाहिए, हम बैठा के पूछताछ करेंगे। अच्छा, ऐसे ही रिमांड तो नहीं मिल जाती कि भाई मेरा मूड आ रहा है हमको रिमांड चाहिए। कोर्ट में उन्होंने कुछ बातें रखी, वो बातें भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ईडी के शिकंजे का एहसास मनीष सिसोदिया को शायद उसी दिन हो गया था जिस दिन उन्हें सीबीआई ने अरेस्ट किया, और इसीलिए तब उन्होंने कैसे कह दिया था कि वो अब 8-10 महीने से पहले बाहर नहीं आने वाले हैं। एक बार वो बयान आपको याद दिलाता हूं, सुनिए। मैं कहूंगा अरविंद जी लगे रहिए, आपको देश की बहुत सेवा करनी है। हो सकता है 8-10 महीने मुझको जेल में रहना पड़े, लेकिन आप देश की सेवा में लगे रहिए, हमें आपके ऊपर बहुत नाज है। ये सारी जेल की साजिशें, ये सारी सीबीआई और ईडी की साजिशें रची इसलिए जा रही हैं क्योंकि इनको अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है। आज नरेंद्र मोदी जी को राहुल गांधी जी से डर नहीं लगता, देश के किसी और नेता से डर नहीं लगता, उनको केवल और केवल अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही आवाज है कि भारतीय जनता पार्टी का काल तो आम आदमी पार्टी ही बनेगी। गुजरात में सीट आई नहीं, कन्याकुमारी से और जो है कश्मीर तक सब जगह काल बन गए। बॉस काल तो अभी आपके ऊपर आया हुआ है, अब आप फिर जेल चले गए। हमारे पास ईडी की रिमांड की कॉपी, इसमें ईडी ने साउथ ग्रुप का जिक्र किया है, और यह आरोप लगाया कि इस केस में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। ईडी ने जो बताया उसके मुताबिक यह साजिश विजय नायर नाम के आरोपी ने रची। विजय नायर एक इवेंट कंपनी का पूर्व सीईओ है, और यह विजय नायर ही मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं की तरफ से साउथ ग्रुप से डील कर रहा था, यह ईडी का दावा है। ईडी इसमें बताती है कि साउथ ग्रुप को फायदा पहुंचाने के बदले 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली, और बदले में साउथ ग्रुप को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया, जिसमें लिकर कंपनी इंडो स्पिरिट्स में पार्टनरशिप देना भी शामिल है। साथ ही साउथ ग्रुप को कई रिटेल जोन का कंट्रोल देने की भी डील हुई, जबकि पूरी जो शराब नीति बनी थी वो इसी बात पर बनी थी कि कोई
लिकर कार्टेल खड़ा ना हो जाए, मतलब कोई लिकर का माफिया खड़ा ना हो जाए, एक ही ग्रुप को बहुत बड़ा फायदा ना हो जाए, वो उसका उल्टा गया था। जिस साउथ ग्रुप का ईडी ने जिक्र किया, उस ग्रुप में कौन कौन शामिल थे ये भी ईडी ने बताया। ईडी के मुताबिक साउथ ग्रुप में तेलंगाना के मुख्यमंत्री की जो बेटी है के कविता, वो शामिल थी, इसीलिए ईडी अब उनसे भी पूछताछ करने वाली है, वो दिल्ली में है। इसके अलावा शरद चंद्र रेड्डी का नाम आ रहा है, जो अरबिंदो फार्मा के प्रमोटर हैं। ईडी मगुनता श्री निवासुलू रेड्डी का नाम भी ले रही है, जो ओंगोल से वाईएसआरसीपी सांसद है, और उनके बेटे राघव मगुंटा और दूसरे लोग शामिल हैं। ईडी का दावा है कि इस साउथ ग्रुप की तरफ से अरुण पिल्लई, अभिषेक बोयनपल्ली और बुच्ची बाबू नाम के व्यक्ति डील कर रहे हैं। तो उधर विजय नायर का नाम आ रहा है, इधर बुच्ची बाबू का नाम आ रहा है। आरोप है कि साउथ ग्रुप के पास पहले से ही आबकारी नीति की कॉपी पहुंच गई थी, और इन्हीं के कहने पर प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाकर 5% से 12% कर दिया गया था। ये ईडी दावा कर रही है। 100 करोड़ की रिश्वत की यह डील कैसे हुई, जिसका दावा ईडी कर रहा है, यह भी ईडी ने समझाया है। तो ये बातें उसमें लिखी है रिमांड कॉपी में, जो आपको जाननी चाहिए। ईडी के मुताबिक नई शराब नीति होलसेलर्स के लिए 12% और रिटेलर्स के लिए 185% का प्रॉफिट मार्जिन लेकर आई थी। आरोप है कि डील में यह तय हुआ था कि 12% का प्रॉफिट मार्जिन, इसमें से 6% प्रॉफिट जो है वो रिश्वत के तौर पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को मिलेगा। यह ईडी आरोप लगा रही है। इसके लिए साउथ ग्रुप ने आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से बात करने वाले विजय नायर को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत एडवांस में दे दी ईडी के मुताबिक। और 100 करोड़ की एडवांस पेमेंट यानी रिश्वत के बदले विजय नायर को यह सुनिश्चित करना था कि साउथ ग्रुप को दिल्ली में शराब के होलसेल बिजनेस में अच्छा हिस्सा मिल जाए, क्योंकि दिल्ली के शराब कारोबार में उनका कोई बेस नहीं। तो ईडी के इन बातों के मुताबिक जब यह डील हो गई, तो पैसों के लेन देन और साउथ ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए शराब कंपनी इंडो स्पिरिट की एंट्री होती। इंडो स्पिरिट समीर महेंद्रू नाम के व्यक्ति की कंपनी है, और इस कंपनी में 65% पार्टनरशिप साउथ ग्रुप के प्रतिनिधियों को दे दी गई। ईडी के मुताबिक विजय नायर के कहने पर समीर महेंद्रू ने इस कंपनी की पार्टनरशिप साउथ ग्रुप को दी। पार्टनरशिप के बदले में स्कॉच बनाने वाली मल्टीनेशनल कंपनी परनो रिकॉर्ड का होलसेल बिजनेस इंडो स्पिरिट को मिलना तय हुआ। मतलब दोनों तरफ से फायदा। इसके बाद इंडो स्पिरिट का बिजनेस प्रॉफिट काफी बढ़ गया, जिससे साउथ ग्रुप को भी फायदा हुआ, और इंडो स्पिरिट के जरिए दिल्ली के 30% शराब बिजनेस पर साउथ ग्रुप का कंट्रोल हो गया। जिस साउथ ग्रुप का नाम ईडी ने इस केस में लिया, तो अभी तक आप जितना देख रहे हैं उसमें 2-4 नाम निकल कर आ रहे हैं, और इनको अगर आप देखेंगे तो और ये सारी बातें ईडी कह रही है। अभी ईडी को यही बातें साबित करनी है। तो ईडी के मुताबिक जो कैरेक्टर इसमें निकल कर आ रहे हैं, एक विजय नायर का नाम आ रहा है, जो कहा जा रहा है कि भाई अभी, और ये जेल में भी है, जो सिसोदिया की तरफ से आम आदमी पार्टी की तरफ से डील कर रहा था। दूसरी तरफ साउथ ग्रुप का नाम आ रहा है, जिसमें के कविता वगैरह वगैरह शामिल है। तीसरा नाम किसका आ रहा है? इंडो स्पिरिट का आ रहा है। ये कंपनी का नाम आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि हिस्सेदारी के जो है वो साउथ ग्रुप के लोगों को दी गई, और उसकी डील जो है वो यहां हुई और सारा काम हुआ। जिस साउथ ग्रुप का नाम ईडी ने इस केस में लिया है, उस साउथ ग्रुप में सबसे बड़ा नाम के कविता का है। के कविता तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी है। मनीष सिसोदिया से पूछताछ के बाद अब ईडी कविता से भी पूछताछ करेगी। इसके लिए 11 मार्च यानी शनिवार को पूछताछ तय हुई। ईडी का आरोप है कि कविता के खिलाफ पर्याप्त सबूत है कि वो घोटाले में शामिल हैं। ईडी के मुताबिक कम से कम 3 आरोपियों ने इस केस में कविता के जुड़े होने की बात कही है। ईडी अब कविता और अरुण पिल्लई का आमना सामना करवाएगी। अरुण पिल्लई कौन? अरुण पिल्लई ही इस डील में के कविता की तरफ से बात कर रहा था, यह कहा जाता है। अरुण पिल्लई हैदराबाद का बिजनेसमैन है और रॉबिन डिस्टिलर्स नाम की कंपनी का प्रमोटर है, और वो इस वक्त ईडी की हिरासत में। तो ईडी ये दावा कर रही है कि अरुण पिल्लई के कविता की तरफ से डील कर रहा था, और अब दोनों को सामने बैठा बैठा के पूछताछ करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ईडी के मुताबिक अरुण पिल्लई के अलावा के कविता की तरफ से बुच्ची बाबू नाम का एक व्यक्ति भी डील कर रहा है। बुच्ची बाबू कौन? बुच्ची बाबू ने ईडी को जो बयान दिया है उसके मुताबिक तेलंगाना के सीएम की बेटी के कविता और दिल्ली के सीएम और डिप्टी सीएम के बीच
पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी। ये ईडी दावा कर रहा है कि इस बुच्ची बाबू ने बकायदा बयान दिया है, ये ईडी कह रही है। इसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से के कविता 19 मार्च 2021 को दिल्ली में विजय नायर से मिली थी, जो आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से डील कर रहा था। तो विजय नायर से अब ईडी ये कह रही है कि भाई विजय नायर से क्यों मिलेंगी, जब तक कि उनको भरोसा ना हो कि विजय नायर जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो यही पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है। विजय नायर ने के कविता को यह बताया कि एक्साइज पॉलिसी में वो क्या कर सकता है और इससे कविता को कैसे फायदा होगा और इससे आम आदमी पार्टी को भी फंड मिलेगा। दिल्ली में हुई मीटिंग के बाद जून 2021 में हैदराबाद में एक मीटिंग हुई, जिसमें बुच्ची बाबू भी था, अरुण पिल्लई भी था, विजय नायर भी था और दिनेश अरोड़ा भी था, ये ईडी कह रही है। इस मीटिंग में दिल्ली के शराब कारोबार पर बात हुई और विजय नायर कुछ रकम हैदराबाद से दिल्ली ट्रांसफर करने के लिए कहता है। ईडी को 17 अगस्त 2021 का एक व्हाट्सएप चैट मिला जो बुच्ची बाबू और विजय नायर के बीच का था। इस चैट में विजय नायर ने कहा कि उसे पैसे की जरूरत है। बुच्ची बाबू ने ईडी को बताया, ये ईडी दावा कर रही है और ये सारी बातें आपको वो बता रहा हूं जो रिमांड कॉपी में लिखी है। ऐसा नहीं कि हवा में बात है, ये कोर्ट में रिमांड कॉपी में लिख के ईडी ने दिया है। तो ईडी कह रही है कि बुच्ची बाबू ने ईडी को बताया कि चैट में विजय नायर ने जो पैसे की जरूरत बताई वो रिश्वत के पैसों की बात जो साउथ ग्रुप की तरफ से आम आदमी पार्टी को मिलनी थी। तो बुच्ची बाबू साउथ ग्रुप की तरफ से बात कर रहा था, विजय नायर कहा जा रहा आम आदमी पार्टी की तरफ से बात कर रहा था। अब यही बातें ईडी जो है वो मनीष सिसोदिया को कस्टडी में लेके और साबित करना चाहती है। इस केस में ईडी की जांच में हैरान करने वाला एक और खुलासा, शराब नीति पर जो जीओएम थी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, इसके रिपोर्ट की मुख्य बातें कैबिनेट के सामने रखने से 2 दिन पहले ही बुच्ची बाबू के फोन में वो बातें आ चुकी थी। शराब नीति का ड्राफ्ट बुच्ची बाबू के फोन में 2 दिन पहले आ गया था, कैबिनेट के पास रखे जाने से पहले। यह बात ईडी दावा कर रही है और ईडी के मुताबिक बुच्ची बाबू ने ईडी को बताया कि उसे यह रिपोर्ट विजय नायर से सिग्नल ऐप के जरिए मिली थी। बुच्ची बाबू नाम के इस आरोपी ने जिस पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग की बात की वो तो सबको पता है कि के चंद्रशेखर राव और अरविंद केजरीवाल के बीच अच्छे राजनीतिक रिश्ते। चंद्रशेखर राव की विपक्ष को जोड़ने वाली मेगा रैलियों में केजरीवाल जाते रहे और एक तरह से के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाले तीसरे मोर्चे के सपोर्ट में भी माने जाते हैं। इस केस की जांच को लेकर ईडी ने कोर्ट में बताया कि कुछ लोगों को गैरकानूनी फायदा पहुंचाने के लिए साजिश रची गई। एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों को नहीं माना गया। कुछ कंपनियों को होलसेल, रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी चेन टेक ओवर करने की इजाजत दे दी गई। पॉलिसी इस तरह से बनाई गई कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाना सुनिश्चित किया गया, प्रॉफिट मार्जिन 12% कर दिया गया और रिश्वत पाने के लिए किया गया ताकि जो 6% है वो इधर आ जाए। पॉलिसी में इस तरह का बदलाव सिसोदिया के तरफ से किया गया क्योंकि ईडी ये कह रही है कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने फैसला लिया वो तो कैबिनेट के पास गया ही नहीं और रिटर्न में है ही नहीं कि 5% को 12% करना है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि मनीष सिसोदिया के कहने पर हुआ। पॉलिसी में बदलाव करने का मकसद कार्टेल को बढ़ावा देना था। कई कंपनियों ने बिडिंग से पहले शेयर होल्डर्स बदल दिए। ये सारे दावे ईडी कर रहा है अपनी रिमांड कॉपी। सिसोदिया के खिलाफ जो गंभीर आरोप हैं उनमें ईडी के मुताबिक 12% प्रॉफिट मार्जिन तय करने वाला फैसला उन्होंने लिया और एक तरफा था, बिना किसी चर्चा के फैसला मनीष सिसोदिया ने लिया और इसे पॉलिसी का हिस्सा बना दिया गया। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग्स के मिनट्स में किसी चर्चा के बारे में कोई जिक्र नहीं। घोटाले की शुरुआत सिसोदिया और जीओएम के पॉलिसी ड्राफ्ट करने के साथ ही हो गई थी। इसके बाद विजय नायर और साउथ ग्रुप के लोगों ने साजिश रची। आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं की तरफ से विजय नायर सब मैनेज कर रहा था। सिसोदिया से 7 मार्च और 9 मार्च को जो पूछताछ हुई उसमें गुमराह किया गया। एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से इंडो स्पिरिट्स की फाइल्स क्लियर करने में सिसोदिया का डायरेक्ट रोल था। ये सारी बातें ईडी कह रही। इंडो स्पिरिट्स का लाइसेंस जेट स्पीड में क्लियर किया गया। यह सुनिश्चित किया गया कि L1 लाइसेंस इंडो स्पिरिट्स को ही मिले। यानी ईडी जो बातें कोर्ट के सामने कह रही है उसको वो जोड़ रही है उन बयानों से जो लोगों ने दिए हैं, जिसमें वो बुच्ची बाबू का नाम लेती है, जिसमें बिजनेसमैन का नाम लेती है, जिसमें ईडी कहती है कि भाई मनीष सिसोदिया के जो सचिव रहे उन्होंने भी कुछ बताया कि कैसे बुलाया गया और वहां पर तय हुआ घर पर कि किस तरह की शराब नीति पर फैसला लेना है।
ईडी के मुताबिक इस केस में रकम का जो आंकड़ा सामने आ रहा है, उसके मुताबिक, ईडी के मुताबिक 100 करोड़ रुपए ये किसको मिलते हैं? इंडो स्पिरिट्स की ये 100 करोड़ रुपए जो है वो रिश्वत मिली। ये 100 करोड़ रुपए जो है वो साउथ ग्रुप की तरफ से मिलता है। और इसमें इंडो स्पिरिट का कितना प्रॉफिट बनता है? इनका प्रॉफिट बनता है, जो इनको डील मिली उसकी वजह से, 192 करोड़ के आसपास। तो ये 100 करोड़ का दावा है कि भाई ईडी कह रहा है कि ये गया आम आदमी पार्टी को, और ये फायदा उसके बदले में इंडो स्पिरिट्स को कमाने का मौका मिला। इस केस में ईडी का आरोप है कि कारोबारी दिनेश अरोड़ा रिश्वत की रकम को कोऑर्डिनेट कर रहा था। दिनेश अरोड़ा ने ईडी को दिए बयान में यह दावा किया कि 2020 में उसे संजय सिंह का फोन आया कि चुनाव करीब आ रहा है और आम आदमी पार्टी को फंडिंग की जरूरत है। उसने कई रेस्टोरेंट वालों से बात की और इसके बाद उसकी आम आदमी पार्टी के नेताओं से व्यक्तिगत जान पहचान हो गई। दिनेश अरोड़ा ने बयान दिया कि सिसोदिया कई बार अरोड़ा के रेस्टोरेंट में भी आए। इस केस में चुनाव फंडिंग की जो बात आ रही है, उसमें ईडी के मुताबिक 100 करोड़ रुपए साउथ ग्रुप से विजय नायर को मिले। विजय नायर ने 25 से 30 लाख रुपए गोवा इलेक्शन में वॉलंटियर्स को काम करने के लिए दी। दिनेश अरोड़ा से भी काफी रकम गोवा इलेक्शन 2022 में गई थी। लेकिन ये सारी बातें अभी तो हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया से जुड़े हैं, मनीष सिसोदिया कबूल करें, पूरा लिंक स्टैब्लिश हो, इसके लिए मनीष सिसोदिया की रिमांड ली गई। मनीष सिसोदिया की ईडी कस्टडी पर आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता संजय सिंह ने क्या कहा, एक बार आपको वो भी सुना। 10 महीने से जो ईडी सो रही थी, अचानक उसको लगा कि अरे भाई ये तो बाहर आ जाएंगे, इनको तुरंत गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करके तो ये खेल सारा इस देश के लोगों को समझ में आ रहा है। अगर प्रधानमंत्री जी में जरा सी भी नैतिकता है तो वो सामने आए और बताएं। उनकी पार्टी के लिए हजारों करोड़ का घोटाला हो गया, क्या बरामदगी हुई बताइए आप। आपके एक विधायक के बेटे के घर 8 करोड़ रुपए कैश मिलती है, उस पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई नहीं करता। उसको जमानत मिल जाती है, माला फूल पहन के बाहर आ जाता है। ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया कि मनीष सिसोदिया ने 1 साल के भीतर 14 फोन नष्ट किए, दूसरे नाम पर सिम कार्ड और फोन को खरीदा, बड़ी तादाद में डिजिटल सबूतों को नष्ट किया। सिसोदिया ने अपने पीएस देवेंद्र शर्मा का भी फोन और उसके नाम पर लिए गए सिम कार्ड का इस्तेमाल किया, यह भी ईडी का दावा है। इस केस में आरोपियों ने बड़ी संख्या में फोन इस्तेमाल करके नष्ट किए और करीब 170 फोन नष्ट करने का आरोप लगा। लगातार फोन बदलने और फोन नष्ट करने के आरोप के कविता पर भी लगे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने फोन नष्ट नहीं किए, वो आईफोन की शौकीन है और जब भी कोई नया मॉडल आता है तो वो खरीदती हैं, उनके सारे फोन घर पर रखे हुए हैं। मनीष सिसोदिया के लिए ईडी का शिकंजा बड़ी आफत इसलिए है क्योंकि अब तक मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने अरेस्ट किया, जिसमें जेल से जल्दी छूटने के चांस बन सकते हैं। लेकिन ईडी के मामले में जेल से छूटना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सीबीआई सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के प्रावधानों के तहत ऑपरेट करती है, जबकि ईडी पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत काम कर रही है, जो बहुत सख्त है। अपराध के दूसरे मामलों में यह सिद्धांत लागू होता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी ये जो सीआरपीसी है, सीआरपीसी, इसमें दोषी साबित करना ये किसकी जिम्मेदारी होती है? ये आरोप लगाने वाले की जिम्मेदारी है कि भाई आपको साबित करना है कि जिस पर आरोप लगा रहे हैं आप वो दोषी है, और अगर आप नहीं साबित कर पाएंगे तो वो छूट जाएगा। पीएमएलए में इसका उल्टा है। पीएमएलए में आपको साबित करना है कि आप जो हैं वो आरोपी नहीं है, आप जो हैं वो कल्प्रिट नहीं है, आप बेगुनाह हैं, यानी आरोपी को बेगुनाही साबित करनी है। और आपको बेल तब मिलेगी जब कोर्ट को यह लगेगा कि आप पर प्रथम दृष्टया केस ही नहीं बनता। और इसलिए मनीष सिसोदिया अब हो सकता है वो 8-10 महीने जेल में ही रह जाएं, क्योंकि पीएमएलए के तहत अब अगर उनकी गिरफ्तारी हो रही है और ईडी पीएमएलए लगा रहा है, तो इसका मतलब अब उनको साबित करना है कि भाई मैं गलत नहीं। तो ये सारे मामले जो हैं वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं वो आपके सामने।